पापा जी, इस जमीन का बंटवारा कर दीजिए। मुझे रुपए की बहुत ज़रूरत है। बड़ी बहू, ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें रुपए की ज़रूरत पड़ गई? अगर कोई समस्या आ गई है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ससुर जी की बात सुनकर अर्पिता फूट फूट कर रोने लगी। बड़ी बहू को इस तरह से रोता हुआ देखकर श्याम प्रसाद जी बहुत परेशान हो गए और फिर अर्पिता ने जो बताया उसे सुनकर श्याम प्रसाद जी के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। श्याम प्रसाद सिंघानिया का छोटा सा परिवार है, जिसमें दो बेटे करण सिंघानिया और समीर सिंघानिया, दो बहू अर्पिता सिंघानिया और मोनिका सिंघानिया और एक पोता सुमित सिंघानिया है। श्याम प्रसाद की पत्नी अनुराधा सिंघानिया एक बीमारी के चलते 5 साल पहले उन्हें छोड़कर चली गईं। तब उनके बड़े बेटे करण की शादी अर्पिता से हो गई थी। अनुराधा जी के चले जाने के बाद पूरा परिवार टूट गया था। समीर अपनी मम्मी का बहुत ही लाडला था। उसे संभालने में थोड़ा समय लगा, लेकिन अर्पिता की वजह से वो संभल गया। अर्पिता ने समीर को कभी एक माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। वो भाभी बनकर नहीं बल्कि माँ बनकर समीर का ख्याल रखती थी। इसीलिए समीर अपनी भाभी को भाभी माँ कहकर बुलाता था। अनुराधा जी को गुजरे हुए 2 साल हो गया था। अर्पिता ने बड़ी बहू होने की जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह से निभाई थी। उसने पूरा घर बहुत अच्छी तरह से संभाल लिया था, कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया था। श्याम प्रसाद जी का बड़ा बेटा करण एक अध्यापक है और उनका छोटा बेटा समीर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अर्पिता ने भी बीएड कर रखा था, लेकिन अभी तक उसे ऐसा कोई मौका नहीं मिला कि वो फॉर्म भर सके और टीचर की परीक्षा को पास कर सके। धीरे धीरे करके दिन गुजरते चले गए और फिर एक दिन समीर के लिए रिश्ता आया। श्याम प्रसाद जी ने लड़की की फ़ोटो समीर को दिखाई तो समीर ने कहा, पापा, मैं किसी को पसंद करता हूँ और मैं उससे ही शादी करना चाहता हूँ। उसका नाम मोनिका है और वो मेरे साथ मेरे ही ऑफिस में काम करती है। श्याम प्रसाद जी ने कहा, बेटा ठीक है, जब तुम अपनी पसंद से शादी करना चाहते हो तो उससे मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। क्या तुम एक बार हम लोगों को भी मोनिका से मिलवा सकते हो? हाँ हाँ पापा, क्यों नहीं। मैं संडे को उसको यहाँ पर बुला लेता हूँ, आप सब लोग उससे मिल लेना। चलो ठीक है, अब तुम आराम करो, मैं ज़रा अपने दोस्तों से मिलकर आता हूँ। श्याम प्रसाद जी अपने दोस्तों से मिलने के लिए बाहर चले गए। उसके बाद समीर अपनी भाभी के पास गया और बोला, भाभी माँ, मैं आपसे किसी को मिलाना चाहता हूँ। तो अर्पिता ने पूछा, देवर जी कौन है जिससे आप मुझे मिलाना चाहते हैं? तो समीर ने बताया, भाभी माँ, आज पापा ने मुझसे शादी के लिए कहा तो मैंने उन्हें बता दिया है कि मैं मोनिका को पसंद करता हूँ। इसीलिए पापा मोनिका से मिलना चाहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पापा से मिलवाने से पहले मैं मोनिका को आपसे मिलवा देता हूँ। आप मोनिका से मिल लीजिए और फिर बताइए वो आपको कैसे लगी। उसके बाद ही मैं भैया और पापा से मिलवाऊंगा। तो अर्पिता ने कहा, देखिए देवर जी, मुझे मिलने में कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन जब आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो बात यहीं पर ख़त्म हो जाती है। ऐसा तो है नहीं कि अगर मुझे वो लड़की पसंद नहीं आएगी तो तुम उससे शादी नहीं करोगे। देवर जी, जब प्यार किया है तो फिर शादी तो करनी ही पड़ेगी ना। अच्छा अच्छा ठीक है भाभी, मैं सिर्फ आपसे ही नहीं बल्कि घर में सभी लोगों से मिलवा देता हूँ। इस रविवार को मैं उसे घर पर बुला रहा हूँ। ठीक है देवर जी, आप उसे बुला लीजिए, हम सभी लोग उससे मिल लेंगे और उसी समय शादी भी तय कर देंगे। एक काम और करो देवर जी, मोनिका के साथ साथ उसके मम्मी पापा को भी बुला लेना। ठीक है भाभी, कहकर वो अपने कमरे में चला गया। रविवार को मोनिका अपने मम्मी पापा के साथ समीर के घर आई। मोनिका देखने में बहुत ही सुंदर थी और फिर जिस तरह से व्यवहार कर रही थी उसे देखकर वो सभी को बहुत पसंद आई थी। अर्पिता को भी मोनिका से मिलकर बहुत खुशी हुई थी। वो मन ही मन में सोच रही थी कि अब कोई उसका साथ देने वाला आ जाएगा। दोनों की शादी तय हो जाती है और फिर कुछ दिनों के बाद समीर और मोनिका की शादी बहुत ही धूमधाम से संपन्न हो जाती है। शादी इतने भव्य तरीके से हुई थी कि सभी लोग तारीफ कर रहे थे। समीर अनुराधा जी का बहुत ही लाडला था, इसीलिए अनुराधा जी हमेशा से चाहती थी कि उसकी शादी बहुत ही धूमधाम से हो। इसीलिए श्याम प्रसाद जी ने अपनी स्वर्गीय पत्नी अनुराधा जी की इच्छा का मान रखने के लिए समीर और मोनिका की शादी बहुत ही धूमधाम से करवाई।
मोनिका ने छोटी बहू बनकर श्याम प्रसाद सिंघानिया निवास में गृह प्रवेश किया। 2 दिनों में सारी रस्म पूरी हो गई। उसके बाद समीर और मोनिका हनीमून के लिए सिंगापुर निकल गए। शादी के बाद का घर था, इसीलिए पूरी तरह से फैला हुआ था। उसको सही करने में अर्पिता को लगभग 1 हफ्ते का समय लगा। इस 1 हफ्ते में अर्पिता ने अपने पूरे घर को चमका दिया था। श्याम प्रसाद जी मन ही मन में सोचते थे, जरूर पिछले जन्म में उन्होंने बहुत पुण्य के काम किए होंगे, जो उन्हें बड़ी बहू के रूप में अर्पिता मिली। अगर कभी अर्पिता को किसी की बात का बुरा लगता तो वो अपनी बात को सबके सामने रखना बहुत अच्छी तरह से जानती थी। वो किसी भी बात पर अपना आपा नहीं खोती थी, बल्कि उस समस्या का समाधान करती थी। समीर और मोनिका अपने हनीमून से वापस आ चुके थे। 2 दिनों के बाद मोनिका अपने मायके चली गई थी और समीर की भी छुट्टियां खत्म हो गई थी, इसीलिए वो पुणे वापस चला गया। एक दिन अर्पिता छत पर कपड़े सुखाने जा रही थी। वो सीढ़ियों पर चढ़ने ही वाली थी कि अचानक से चक्कर आ गए और गिर पड़ी। करण तैयार होकर बाहर आ रहा था। जैसे ही उसने देखा कि अर्पिता गिर गई है, उसने दौड़कर अर्पिता को उठाया और अपने पापा को बुलाया। अर्पिता को कमरे में ले गया और उसके ऊपर पानी की छींटे मारी। थोड़ी देर में अर्पिता को होश आ गया। करण ने अर्पिता से पूछा, क्या हुआ अर्पिता, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? तो अर्पिता ने कहा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अब की बार 1 हफ्ते से पता नहीं क्यों मुझे चक्कर आ रहे हैं और वोमिटिंग जैसा फील होता है। करण ने कहा, चलो अर्पिता, मैं तुम्हें डॉक्टर को दिखा देता हूँ। रिस्क लेना ठीक नहीं है। कई बार छोटी छोटी बीमारियों पर हम ध्यान नहीं देते और फिर आगे चलकर वो विकराल रूप धारण कर लेती हैं। करण अर्पिता को लेकर अस्पताल गया तो वहाँ पता चला कि अर्पिता माँ बनने वाली है। घर में खुशियों का माहौल हो गया था। अर्पिता ने समीर को फ़ोन करके बताया कि वो चाचा बनने वाला है। इस बात से समीर भी बहुत खुश था, लेकिन मोनिका के चेहरे से ऐसा नहीं लग रहा था कि वो खुश थी। मोनिका जब अपने मायके गई तो वो वहीं से पुणे चली गई थी। ससुराल वापस नहीं आई थी, क्योंकि जब अर्पिता ने उसे फ़ोन करके बुलाया था तो उसने कहा था कि समीर के बिना उसका वहाँ पर मन नहीं लगता, इसीलिए वो वहाँ पर नहीं आएगी, बल्कि सीधे समीर के पास पुणे जा रही है। और जैसा कि मोनिका ने कहा था, उसने बिल्कुल वैसा ही किया। वो सीधे समीर के पास पुणे चली गई। श्याम प्रसाद जी और करण अपने छोटे छोटे काम खुद ही कर लिया करते थे, जिसकी वजह से अर्पिता के काम का बोझ थोड़ा सा कम हो जाता था। धीरे धीरे करके 8 महीने गुजर गए। एक दिन अचानक अर्पिता के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा तो करण तुरंत उसको डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने बताया कि अब उसे पूरी तरह से बेड रेस्ट की ज़रूरत है। करण ने स्कूल से 1 महीने की छुट्टी ले ली थी अर्पिता की देखभाल करने के लिए। श्याम प्रसाद जी ने एक दिन समीर को फ़ोन किया और उससे कहा कि मोनिका से कह दो 15 दिनों की छुट्टी लेकर बहू के पास आ जाए। डॉक्टर ने बड़ी बहू को पूरी तरह से बेड रेस्ट करने के लिए कहा है, इसीलिए इस समय घर पर एक औरत का होना बहुत ज़रूरी है, तो तुम मोनिका को यहाँ पर भेज दो। ठीक है पापा, मैं मोनिका से कहता हूँ, वो आ जाएगी। ठीक है बेटा, कहकर श्याम प्रसाद जी ने फ़ोन काट दिया। समीर ने मोनिका को बताया, मोनिका तुम कुछ दिनों के लिए भाभी के पास चली जाओ, उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है। मोनिका ने तुरंत कहा, मैं नहीं जाने वाली कहीं भी। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं वहाँ पर जाकर उनकी नौकरानी बन जाऊँ। मोनिका, वो तुम्हारा भी घर है और भाभी भी तुम्हारी अपनी है, तो अगर तुम उनका काम कर दोगी तो नौकरानी नहीं बन जाओगी। समीर देखो, मुझे घुमा फिरा कर बात करनी नहीं आती। अगर उनको घर में किसी की मदद की ज़रूरत है तो एक मेड क्यों नहीं रख लेते, जब तक भाभी को बच्चा नहीं हो जाता। और फिर मुझे फालतू में छुट्टी नहीं ख़त्म करनी। अभी मुझे अपने मायके भी जाना है। तुम्हें पता है ना कि भाभी का जन्मदिन आने वाला है और उन्होंने मुझसे बहुत पहले ही कहा था आने के लिए, इसीलिए मैं तुम्हारी भाभी के पास नहीं जा सकती। तुम पापा जी को फ़ोन करो और उनसे कह दो कि घर पर काम करने के लिए एक मेड रख लें। समीर को मोनिका की ये बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। उसने मोनिका से कहा, मोनिका तुम्हें पता है ना, माँ के गुजर जाने के बाद भाभी ने मुझे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। वो मेरे लिए सिर्फ भाभी नहीं, मेरी भाभी माँ है।
आज उन्हें हमारी ज़रूरत है और तुम ये सब कह रही हो। इस बात को लेकर समीर और मोनिका में थोड़ी बहस हो जाती है। समीर ने अपने पापा को फ़ोन करके कहा, पापा कुछ क्लाइंट बाहर से आ रहे हैं, इसीलिए मोनिका को छुट्टी नहीं मिल पा रही है। अगर आप कहो तो मैं छुट्टी लेकर आ जाता हूँ। बेटा अगर तुम अपनी भाभी से मिलना चाहते हो तो आ जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन इस समय तो घर में किसी औरत की ज़रूरत थी। अगर मोनिका आ जाती तो बहुत ही अच्छा होता, लेकिन अगर उसे छुट्टी नहीं मिली तो कोई बात नहीं, आखिर काम भी तो ज़रूरी है। श्याम प्रसाद जी बहुत अच्छी तरह से समझ गए थे कि मोनिका जानबूझकर घर नहीं आना चाहती, लेकिन समीर कुछ दिनों की छुट्टी लेकर आ गया। समीर को देखकर अर्पिता बहुत खुश हो गई थी, लेकिन जब उसने देखा कि मोनिका नहीं आई है तो उतना ही उदास भी हो गई, क्योंकि अर्पिता मन ही मन में सोच रही थी कि मोनिका अभी तक इस घर में नहीं रही, कोई बात नहीं, लेकिन अब मेरी मुसीबत में तो आएगी ना। समीर ने अपनी भाभी माँ से उनके हालचाल पूछे और फिर बोला, भाभी मोनिका को छुट्टी नहीं मिली, इसीलिए वो नहीं आ सकी। मैंने यहाँ आने से पहले ही अपने दोस्त को फ़ोन कर दिया था, उससे एक मेड का इंतज़ाम करने को कह दिया है। आज शाम तक या कल सुबह तक बता देगा वो। करण को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, तो फिर उसने अपनी सासू माँ को फ़ोन किया और उन्हें सब कुछ बताया। तो उन्होंने कहा, समीर बेटा तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं आज शाम को ही तुम्हारे पापा जी से बात करती हूँ और दोपहर तक आ जाऊँगी। ठीक है मम्मी जी कहकर समीर ने फ़ोन रख दिया। अर्पिता की मम्मी ने अर्पिता के पापा को सारी कहानी बताई तो उन्होंने कहा, तुम जल्दी से अर्पिता बिटिया के पास जाओ, उसे तुम्हारी ज़रूरत है। यहाँ की तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं सब देख लूँगा। अगले दिन दोपहर तक अर्पिता की मम्मी उसके पास पहुँच गई। अर्पिता की मम्मी को देखकर श्याम प्रसाद जी ने भी सुकून की सांस ली, क्योंकि अभी तक उनको अपनी अर्पिता बहू की बहुत ही चिंता हो रही थी। अर्पिता की मम्मी उसके कमरे में गई। जब अर्पिता ने अपनी मम्मी को देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मम्मी आप यहाँ पर कैसे, और पापा नहीं दिखाई दे रहे? पापा को आप घर पर अकेले छोड़कर चली आई। मम्मी आपको पता है ना कि पापा की भी तबीयत ठीक नहीं रहती है, फिर आप अकेले कैसे आ गई? उनकी देखभाल कौन करेगा? उन्होंने कहा, अर्पिता तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक हैं और अगर उन्हें कोई दिक्कत होगी तो वो यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है मम्मी, लेकिन आप ये बताओ कि आपको किसने फ़ोन किया? मैंने तो आपको कुछ भी बताया नहीं, फिर आप यहाँ कैसे? तो उन्होंने कहा, बेटा कल दामाद जी का फ़ोन आया था, उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया, इसीलिए मैं आ गई। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। अर्पिता ने अपनी मम्मी को गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। तभी समीर कमरे में आ गया। उसने बोला, भाभी मेड का इंतजाम नहीं हो पा रहा, लगता है 1-2 दिन का टाइम लगेगा। तो अर्पिता की मम्मी ने कहा, बेटा तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मेड की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक अर्पिता को बच्चा नहीं हो जाता तब तक मैं यहीं पर रहूँगी। ठीक है आंटी जी बोलकर समीर वहाँ से चला गया। अभी 1 हफ्ता ही गुजरा था, अर्पिता को फिर से दर्द शुरू हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने कहा हमें तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो बच्चा और माँ दोनों को खतरा हो सकता है। अर्पिता को ओटी में ले जाया गया और वहाँ पर अर्पिता ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। सबके चेहरे पर खुशियाँ साफ दिखाई दे रही थी। सभी हॉस्पिटल से घर आ गए। छठी का कार्यक्रम होने वाला था, इसीलिए समीर ने मोनिका से कहा, मोनिका अब मुझे तुम्हारा कोई भी बहाना नहीं सुनना, कुछ दिनों की छुट्टी लेकर चुपचाप यहाँ पर आ जाओ। मोनिका समझ गई थी कि समीर नाराज है, इसीलिए उसने कहा, ठीक है मैं 15 दिन की छुट्टी लेकर आती हूँ। मोनिका जब घर पर आई तो उसे देखकर अर्पिता बहुत ही खुश हो गई। श्याम प्रसाद जी मोनिका को देखकर मन ही मन में सोच रहे थे, मोनिका बहू तुमने मेरी बड़ी बहू का साथ ना देकर अच्छा नहीं किया। उन्होंने मोनिका से कुछ भी नहीं कहा। छठी का कार्यक्रम बहुत अच्छे से समाप्त हो गया था। अर्पिता के बेटे का नाम वरुण सिंघानिया रखा गया। छठी के कार्यक्रम के बाद अर्पिता की मम्मी अपने घर वापस चली गई थी और अब घर की जिम्मेदारी मोनिका पर आ गई थी। पास में ही एक चाची रहती थी, वो अर्पिता के बच्चे की देखभाल करने के लिए आ जाया करती थी। लगभग 15 दिनों तक उन्होंने वरुण की मालिश की, उसे नहलाया
उसका सारा काम वही करती थी। मोनिका बच्चे को थोड़ी बहुत देर तक अपनी गोद में लेती और फिर उसके बाद तुरंत अर्पिता को दे देती। कहती, भाभी बच्चे को लेने में मुझे डर लगता है। अब अर्पिता धीरे धीरे अपने काम करने लगी थी। इसीलिए मोनिका ने कहा कि भाभी अब मेरी छुट्टी खत्म हो गई है और मुझे भी समीर के साथ वापस पुणे जाना होगा। अर्पिता ने कहा, मोनिका तुम मेरे पास इतने दिनों तक रही, मेरा ध्यान रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो समीर ने तुरंत कहा, भाभी आपको धन्यवाद कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने भी तो अभी तक मेरा ख्याल रखा था ना। तो मैंने कभी आपको धन्यवाद कहा क्या? तो फिर आप मोनिका को धन्यवाद क्यों कह रही हैं? आखिर मोनिका भी तो इसी घर की सदस्य है। श्याम प्रसाद जी ने कहा, सही कह रहे हो बेटा, अगर अपने ही अपनों के काम नहीं आएंगे तो फिर दूसरा कौन करेगा। मोनिका मन ही मन में सोच रही थी, इन लोगों के प्रवचन खत्म हो तो मैं यहाँ से जाऊँ और अपनी पैकिंग शुरू करूँ, लेकिन इन लोगों के प्रवचन तो खत्म ही नहीं हो रहे। तभी मोनिका ने कहा, आप लोग बात कीजिए, मैं जाकर अपनी पैकिंग कर लेती हूँ, उसमें भी समय लगेगा। तो अर्पिता ने कहा, मोनिका जाओ तुम अपनी पैकिंग कर लो। मोनिका वहाँ से चली गई, लेकिन समीर अपनी भाभी की गोद में सर रखकर लेटे रहा। भाभी, माँ वरुण के आ जाने से मेरे लिए आपका प्यार कम तो नहीं हो जाएगा ना? कैसी बातें कर रहे हो देवर जी, मेरे लिए मेरे पहले बच्चे तो आप ही रहेंगे। श्याम प्रसाद जी सोच रहे थे, कितना खुशकिस्मत हूँ मैं जो मुझे ऐसी बहू मिली जिसने मेरे बेटे को अपना बेटा माना और उसे एक माँ का प्यार दिया। श्याम प्रसाद जी वहाँ से चले गए। मोनिका की पैकिंग हो गई थी। शाम को उन लोगों की फ्लाइट थी, इसीलिए वो दोनों तैयार हो गए। अर्पिता वरुण को गोद में लिए हुए बाहर हॉल में आई। समीर ने वरुण को गोद में ले लिया और थोड़ी देर तक उसके साथ खेलता रहा। फिर उसने कहा, भाभी अब हमें निकलना होगा, नहीं तो फिर लेट हो जाएगा। समीर ने कैब बुक की और उसमें बैठकर दोनों एयरपोर्ट के लिए निकल गए। करण ने अपनी 1 महीने की छुट्टी और बढ़वा ली। श्याम प्रसाद जी वरुण के साथ खेलते रहते थे और अर्पिता धीरे धीरे घर के काम किया करती थी। करण भी घर के काम करने में अर्पिता की मदद कर दिया करता था। धीरे धीरे करके 1 महीने का हो गया था वरुण और अर्पिता भी लगभग स्वस्थ हो गई थी। इसीलिए अब करण स्कूल जाने लगा था, क्योंकि लगभग उसकी 1.5 महीने की छुट्टियां हो चुकी थी। अर्पिता ने एक बार फिर अपने घर को पूरी तरह से संभाल लिया। श्याम प्रसाद जी और करण ने राहत की सांस ली। धीरे धीरे करके दिन गुजरने लगे थे। मोनिका साल में 1 ही बार आती थी, वो भी सिर्फ 2-4 दिनों के लिए, लेकिन समीर साल में 2 बार तक मिलने के लिए आ जाया करता था, जो कि अर्पिता को बहुत ही अच्छा लगता था। धीरे धीरे करके दिन गुजरते चले गए और वरुण 5 साल का हो गया। इधर पुणे में समीर और मोनिका भी माता पिता बन गए थे। उनके एक प्यारी सी बेटी थी जिसका नाम था रिया। कहते हैं सुख के दिन कब पंख लगाकर उड़ जाते हैं पता ही नहीं चलता। अर्पिता अब वरुण में बिजी रहने लगी थी और श्याम प्रसाद जी के लिए तो वरुण एक खिलौना था। वो दिन भर उसके पीछे भागते रहते थे और वरुण अपने दादाजी को दौड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। कभी कभी अर्पिता वरुण को डांट दिया करती थी कि वो अपने दादाजी को इतना परेशान ना किया करे। जब वरुण नहीं मानता तो अर्पिता कहती, पापा जी आप वरुण के पीछे इतनी दौड़ भाग मत किया करो, मैंने आपको कई बार रात में पैर दबाते हुए देखा है, आपके पैर दर्द होने लगते हैं, फिर भी आप मेरी बात क्यों नहीं मानते। तभी श्याम प्रसाद जी कहते हैं, ठीक है बेटा, आपसे मैं ध्यान रखूँगा, अब मैं उसके साथ बैठकर खेलूँगा। समीर जब मोनिका और रिया के साथ घर आता तो वरुण रिया के साथ खेलने की जिद किया करता था, लेकिन मोनिका रिया को वरुण के साथ ज़्यादा देर तक खेलने नहीं देती। इस बात से श्याम प्रसाद जी को बहुत तकलीफ होती थी, क्योंकि श्याम प्रसाद जी तो अपने पोते और पोती दोनों के साथ खेलना चाहते थे, लेकिन मोनिका ज़्यादातर रिया को अपने पास ही रखती थी। वो लोग जब चले जाते तो कुछ दिनों के बाद श्याम प्रसाद जी सब कुछ भूल जाते और नॉर्मल हो जाया करते थे। अर्पिता ने मोनिका को कई बार समझाने की कोशिश की कि जब वो यहाँ पर आया करे तो रिया को उसके दादाजी के साथ खेलने दिया करें, क्योंकि वैसे तो रिया हमेशा तुम्हारे पास ही रहती है, 2-4 दिनों के लिए ही तो तुम यहाँ पर आती हो, तब भी तुम रिया को अपने आप से चिपकाए रहती हो। अर्पिता के मुंह से ये सुनकर मोनिका बहुत ही गुस्सा हो जाया करती थी और कहती, भाभी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है
कि मेरी रिया किसके साथ खेलेगी किसके साथ नहीं। मेरी बच्ची है, मैं उसका ध्यान रखना बहुत अच्छे से जानती हूँ। आपको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना देखो, मैं अपना देख लूँगी। ये सुनकर अर्पिता चुप हो जाती। ऐसे ही धीरे धीरे करके दिन गुजरते चले जा रहे थे। वरुण आज 12 साल का हो गया और रिया भी 8 साल की हो गई। एक दिन श्याम प्रसाद जी ने कहा कि वो अपने दोस्त के साथ 1 महीने के लिए उनके बेटे के यहाँ सिंगापुर जा रहे हैं। ये सुनकर अर्पिता थोड़ी परेशान हो गई। उसने पूछा, पापा जी क्या हुआ, सब ठीक तो है ना, कोई परेशानी तो नहीं? तो श्याम प्रसाद जी बोले, बहू तुम्हारे रहते हुए मुझे कभी कोई परेशानी हो सकती है क्या? वो मेरा दोस्त है ना मनोहर, वो बहुत ही जिद कर रहा है और सिंगापुर घूमने का मेरा भी बहुत ही मन है। ठीक है पापा जी, कब जाना है? तो उन्होंने कहा कि 2 दिनों के बाद जाना है। और फिर 2 दिनों के बाद श्याम प्रसाद जी अपने दोस्त मनोहर के साथ सिंगापुर चले गए। एक दिन करण स्कूल से घर आया तो उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। अर्पिता करण को लेकर हॉस्पिटल गई। वहाँ पर करण के कुछ टेस्ट किए गए तो पता चला कि करण को ब्रेन कैंसर हो गया है, इसीलिए उसका इलाज तुरंत शुरू करना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर ने इस बात की तसल्ली दी थी कि अभी उसका ये फर्स्ट स्टेज का कैंसर है, इसीलिए करण को बचाया जा सकता है। अर्पिता के पैरों तले से तो ज़मीन ही खिसक गई थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो दोनों हॉस्पिटल से घर आ चुके थे। अर्पिता ने कहा, करण अब हमें पापा जी को बताना पड़ेगा। तो करण ने कहा, अर्पिता मेरी बात ध्यान से सुनो, अभी पापा को कुछ भी नहीं बताना। उन्हें आने में बस 10 दिन बचे हैं। उन्हें आराम से घूम फिर कर आने दो, उसके बाद वैसे भी वो परेशान होने वाले हैं। अर्पिता ने कहा, ठीक है, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। अर्पिता ने करण से पूछा, करण हमारे अकाउंट में कितने रुपए होंगे? तुम्हें तो पता है ना, कैंसर का इलाज करवाने में बहुत रुपए लगते हैं, हमें उसका इंतजाम भी तो करना पड़ेगा। तो करण ने कहा, अर्पिता मैं जितना कमाता हूँ उतना तो घर में खर्च ही हो जाता है। मेरे अकाउंट में लगभग 5-6 लाख रुपए होंगे, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन करण डॉक्टर ने तो कहा था ऑपरेशन करने में कम से कम 20 लाख रुपए लगेंगे, तो इतने रुपए हम कहाँ से लाएंगे? करण और अर्पिता के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ साफ दिखाई दे रही थी। अर्पिता ने समीर के पास फ़ोन किया, लेकिन फ़ोन समीर ने नहीं बल्कि मोनिका ने उठाया। अर्पिता ने मोनिका को सारी बात बताई तो मोनिका ने कहा, भाभी हमारे पास तो बिल्कुल भी रुपए नहीं है। यहाँ पुणे में रहना बहुत ही मुश्किल होता है। जितना हम दोनों कमाते हैं उतना खर्च भी हो जाता है। माफ़ कीजिएगा भाभी, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। भाभी आप एक काम करो, पापा से कह दो वो जो लखनऊ वाली 1 बीघा ज़मीन है उसका बंटवारा कर दें और दोनों भाइयों के नाम कर दे। तो आप उस ज़मीन का आधा हिस्सा बेच देना, उसी से आप भैया का इलाज करवा लेना। आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इलाज के दौरान ज़रूरी थोड़ी ना है कि 20 लाख रुपए ही लगे, पता नहीं कितने रुपए लग जाएं। मेरी राय मानो भाभी तो आप पापा जी से कह दो कि वो इस ज़मीन का बंटवारा कर दें। अर्पिता ने कहा, मोनिका समीर आए तो एक बार मेरी समीर से बात करवा देना। भाभी इसमें समीर से बात करने की क्या ज़रूरत है? अरे मुझे भी तो पता है ना कि हमारे अकाउंट में रुपए हैं या नहीं। आज मोनिका की बातें सुनकर अर्पिता को बहुत ही तकलीफ़ हो रही थी। मोनिका इतनी कठोर कैसे हो सकती है? अर्पिता समझ नहीं पा रही थी। डॉक्टर ने 1 हफ्ते की दवाई दी थी करण को। 1 हफ्ते की दवा खाने के बाद करण को काफ़ी आराम था। 1 हफ्ते के बाद जब करण डॉक्टर को दिखाने गया तो डॉक्टर ने कहा, अभी तक तो सब ठीक ठाक है, लेकिन करण जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ऑपरेशन करा लो, वही अच्छा होगा। जी डॉक्टर साहब, 2 दिनों के बाद पापा आने वाले हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। 2 दिनों के बाद श्याम प्रसाद जी अपने घर वापस आ जाते हैं। उन्होंने महसूस किया कि घर का माहौल बहुत बदला हुआ लग रहा था। धीरे धीरे करके सुबह से शाम हो गई, लेकिन अर्पिता के चेहरे पर श्याम प्रसाद जी ने एक मुस्कुराहट तक नहीं देखी। अब उनको पूरी तरह से यकीन हो गया था कि जरूर कोई बात है। सभी लोग रात का खाना खा चुके थे। वरुण थोड़ी देर तक अपने दादाजी से सिंगापुर के बारे में पूछता रहा, फिर उसके बाद वो सोने के लिए चला गया। उसके जाते ही श्याम प्रसाद जी ने कहा, अर्पिता बहू क्या बात है, तुम मुझे परेशान दिखाई दे रही हो और मैंने देखा करण भी बहुत परेशान है।
कोई बात हुई है क्या, मुझे बताओ ना। तो करण ने अपने पापा को सारी बात बताई। जैसे ही श्याम प्रसाद जी को पता चला कि उनके बेटे को ब्रेन कैंसर है, उनकी तो जैसे सारी दुनिया ही उजड़ गई थी। अर्पिता ने देखा श्याम प्रसाद जी के चेहरे से पसीना आने लगा था, तो उसने तुरंत ही कहा, पापा जी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अभी कैंसर की फर्स्ट स्टेज है, इसीलिए ऑपरेशन हो जाएगा तो करण पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। अर्पिता और करण भी अंदर ही अंदर टूट रहे थे, लेकिन वो अपने पापा जी को धैर्य बना रहे थे। श्याम प्रसाद जी ने करण से उसकी सारी रिपोर्ट मांगी और अपने दोस्त को भेज दी। श्याम प्रसाद जी के दोस्त मनोहर जी ने वो सारी रिपोर्ट अपने बेटे को भेज दी। जब मनोहर जी के बेटे ने वहाँ के कैंसर स्पेशलिस्ट को ये रिपोर्ट दिखाई तो उन्होंने कहा कि परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। ये सुनकर श्याम प्रसाद जी को थोड़ी सी तसल्ली हुई। अर्पिता के मन में अभी भी पैसों का इंतजाम करने की बातें चल रही थी। उसने अभी तक करण को कुछ भी नहीं बताया था कि मोनिका ने उससे क्या कहा था। अर्पिता मन ही मन में सोच रही थी कि समीर का अभी तक फ़ोन क्यों नहीं आया। क्या उसे अपने भाई की जरा भी फिक्र नहीं? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि समीर इतना बदल जाएगा। अगले दिन करण स्कूल चला गया तो अर्पिता ने श्याम प्रसाद जी से कहा, पापा जी वो जो आपने लखनऊ वाली ज़मीन समीर और करण के लिए ली थी, उसमें से आधा हिस्सा आप मेरे नाम कर दीजिए, मैं उसे बेचना चाहती हूँ। ये सुनकर श्याम प्रसाद जी को बहुत बड़ा धक्का लगा। उन्होंने कहा, बहू, मुझे अपने बेटे का इलाज करवाने के लिए ज़मीन को बांटने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं जिंदा हूँ, अपने बेटे का इलाज मैं खुद कर सकता हूँ। और ये ज़मीन बेचने की राय तुम्हें किसने दी? तुम्हारे दिमाग में तो ये कभी नहीं आ सकता। मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। अब मुझे जो भी बताना वो सच बताना। बहू, तुम्हें पता है पिछले 15 सालों से जब से करण की नौकरी लगी है, उसने आज तक मुझसे खर्चे के लिए 1 रुपया नहीं मांगा। यहाँ तक कि मैंने कभी उसे देने की कोशिश भी की तो उसने मना कर दिया। मेरी सारी पेंशन आज तक मेरे अकाउंट में पड़ी है। और बहू, तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि मेरे अकाउंट में आज 18 लाख रुपए हैं। तुम्हें पता है अर्पिता बहू, तुम्हारे पापा जी को आज भी 50,000 रुपये पेंशन मिलती है। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, करण का इलाज मैं करवाऊंगा, मेरा बेटा है वो। और रही बात समीर की, तो अब उससे मैं बात करूंगा और तुम्हें मेरे और समीर के बीच में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। श्याम प्रसाद जी ने समीर को फ़ोन करके सब कुछ बताया तो समीर फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, पापा जी, मोनिका ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। मोनिका ने अभी तक जो भी किया मैंने उसके लिए उसे माफ़ कर दिया, लेकिन ये बात छुपाकर उसने बहुत गलत किया। इसके लिए मैं उसे कभी माफ़ नहीं कर सकता। और पापा, मेरे अकाउंट में अभी भी 12 लाख पड़े हैं, तो फिर मोनिका ने कैसे कह दिया कि हमारे पास रुपए नहीं है? समीर ने अपने पापा का फ़ोन काट दिया। वो कमरे में गया और उसने मोनिका से कहा, मोनिका, तुम्हारे पास भाभी का फ़ोन आया था। उन्होंने तुम्हें बताया था कि बड़े भैया को ब्रेन कैंसर है, लेकिन तुमने इतनी बड़ी बात मुझे नहीं बताई, आखिर क्यों? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाने की? समीर ने तुरंत अपना सामान पैक किया और वो अपने घर के लिए निकल गया। समीर ने मनोहर अंकल को फ़ोन किया और उनसे उनके बेटे का नंबर लिया। फिर उसे फ़ोन करके उस डॉक्टर का नंबर लिया जहां पर करण की रिपोर्ट दिखाई गई थी। सिंगापुर के डॉक्टर ने कहा कि आप उन्हें 1 हफ्ते के अंदर लेकर आ जाइए, हम उनका ऑपरेशन कर देंगे। अगर जल्दी पॉसिबल हो सके तो जल्दी आ जाना। अगले दिन समीर अपने घर के सामने खड़ा था। अर्पिता ने जैसे ही समीर को देखा तो वो उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। समीर अपनी भाभी के पैरों में गिर गया और उनसे माफ़ी मांगने लगा। अर्पिता ने समीर के लिए चाय बनाई और समीर ने चाय पी। उसके बाद समीर ने कहा, भाभी, भैया का सामान पैक कर दो, मैंने सिंगापुर में डॉक्टर से बात कर ली, हम लोग कल ही सिंगापुर के लिए निकल रहे हैं। श्याम प्रसाद जी ने कहा, बेटा, तुम्हारे पास कितने रुपए हैं? तो समीर ने बताया कि उसके अकाउंट में 12 लाख हैं, बाकी के वो अरेंज कर लेगा। तो श्याम प्रसाद जी बोले, बेटा, अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी के रुपए मैं तुम्हारे अकाउंट में भेज दूंगा, जितने ज़रूरत हो मुझे बता देना। अगले दिन करण, अर्पिता, समीर सिंगापुर के लिए निकल जाते हैं। करण का ऑपरेशन सक्सेसफुली हो गया था,
ये सुनकर समीर और अर्पिता खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। अर्पिता ने तुरंत घर पर पापा को फ़ोन किया। पापा जी, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। अब करण की जान को कोई खतरा नहीं है। लगभग 15 दिनों के बाद समीर और अर्पिता करण को लेकर इंडिया आए। सभी लोग करण को देखने के लिए आ रहे थे। 2 दिनों के बाद मोनिका रिया और अपने माता पिता के साथ उनके दरवाजे पर खड़ी थी। दरवाज़ा श्याम प्रसाद जी ने खोला। मोनिका को देखकर श्याम प्रसाद जी की आंखें लाल हो गईं। उन्होंने कहा, मोनिका, तुम्हें इस घर के अंदर आने की ज़रूरत नहीं है। भाई साहब, बहन जी, आप लोग मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। आप लोग आए और करण से मिल लीजिए, लेकिन आप अपनी बेटी से कह दीजिए कि ये पूना वापस लौट जाए। मैं इतना तो पहले से जानता था कि मोनिका पत्थर दिल है, लेकिन वो इतनी पत्थर दिल है ये मैं नहीं जानता था। ये वही पुणे में समीर के साथ आराम से रहे, इसको इस घर में आने की ज़रूरत नहीं है। मोनिका के माता पिता ने श्याम प्रसाद जी के सामने हाथ जोड़ दिए और उनसे कहा, भाई साहब, इस बार मेरी बेटी को माफ़ कर दीजिए। दोबारा ऐसी गलती इससे कभी नहीं होगी। मोनिका को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने कहा, पापा, हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी पीछे से अर्पिता ने कहा, पापा जी, माफ़ कर दीजिए मोनिका को। कभी कभी गलती हो जाती है, कोई बात नहीं। लेकिन अर्पिता बहू, जाने दीजिए ना पापा, इस बात को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अब सब कुछ ठीक हो गया है तो उसे ठीक ही रहने देते हैं। तभी करण ने भी कहा कि पापा माफ़ कर दीजिए, आने दो घर में। करण के ठीक हो जाने से घर में खुशी का माहौल था। भगवान की दया से करण के ऑपरेशन को आज 10 साल हो गए। करण बिल्कुल स्वस्थ है और आगे भी मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वो हमेशा स्वस्थ ही रहें। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।